गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का नेशनल क्लासेस में स्वागत है। मैं सुरेश धरदुबे आज आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी की चर्चा करते हुए यह समझने का प्रयास करेंगे कि जलवायु परिवर्तन पर आधारित जो निकाय है यूएनएफसीसीसी, यह किस प्रकार से अस्तित्व में आया और किस प्रकार से यह आगे कार्य कर रहा है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को हिंदी की सीरीज मिल रही है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज मिल रही है, साथ में कुछ आपको छोटे-मोटे सीरीज अब साइंस टेक्नोलॉजी पर भी मिलेंगे और देखा जाए तो आपको बीच-बीच में समसामयिकी पर भी सीरीज मिल रही है। तो आप इन सभी सीरीज का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को सुदृढ़ करने का पूरा प्रयास करें। तो चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सेक्शन। हम लोग जो डिस्कशन कर चुके हैं उसकी एक बार हम आपके साथ रिवीजन कर देते हैं कि जिससे आपको अतीत के क्लास याद हो जाएं। हमने सबसे पहले कहा था कि 1992 में एक सम्मेलन चला था जिसका नाम था रियो सम्मेलन और इसी सम्मेलन का नाम था यूएनसीईडी। क्या नाम था? यूएनसीईडी। और इस दौरान कुछ ऐसे कार्य किए गए थे कि जो हमको याद होने चाहिए। कौन कौन सा प्रस्ताव किया गया था? एक था यूएनसीसीसी, एक था यूएनएफसीसीसी और एक है सीबीडी। लेकिन ये तीनों किसके तहत काम करते हैं? तो उसका नाम है एजेंडा 21। क्या है? एजेंडा 21। हमने इसके विषय में डिस्कशन कर लिया है पूरा कंप्लीट। 87 से प्रारंभ किए थे बर्टलैंड रिपोर्ट से, एजेंडा 21 का डिस्कशन किया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का डिस्कशन किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का डिस्कशन किया, साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर आधारित जो भारतीय इंडेक्स है नीति आयोग का उसकी चर्चा किए, साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो इंटरनेशनल इंडेक्स है यूनाइटेड नेशन का उस पर भी हमने कंप्लीट चर्चा किया है। उसके पश्चात हमने मरुस्थलीकरण की भी चर्चा प्रारंभ किए थे और मरुस्थलीकरण के तहत भी हमने कंप्लीट डिस्कशन किया और इसी का डिस्कशन करते हुए हमने यह भी डिस्कशन किया था कि ग्रीन वॉल की संकल्पना क्या है, साथ में जो अरावली की ग्रीन वॉल है इन दोनों में क्या समानता है, इसके विषय में भी हमने डिस्कशन किया था। और इसी का चर्चा आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं समसामयिकी के अंतर्गत भी किया गया था। तो ये सभी चर्चाएं अतीत में हो चुकी हैं। आज जो हमारे चर्चा का विषय वस्तु है वह है यूएनएफसीसीसी। तो यूएनएफसीसीसी की जो न्यू है यह कब रखी गई है? तो 1992 की रखी गई है। कब की है? 1992। यह सम्मेलन चल रहा था रियो डी जेनेरियो में, जो ब्राजील में है। ब्राजील का अतीत की राजधानी रही है और इसी का ऑफिशियल नाम है यूएनएफसीसीसी। यहां पर अगर हम डिस्कशन करें कि यूएनएफसीसीसी क्या है तो यहां पर एक बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि यूएनएफसीसीसी किस पर कार्य करता है? तो यह जलवायु परिवर्तन, क्या? जलवायु परिवर्तन पर आधारित निकाय है। जलवायु परिवर्तन पर आधारित निकाय है जिसके विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए। यहां पर अब देखना है कि जलवायु परिवर्तन पर आधारित जो यूएनएफसीसीसी है जिसका अस्तित्व 1992 का है, यह किस प्रकार से काम करता है। अगर हम बात करें यूएनएफसीसीसी का तो इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यह इसका पूरा नाम है जो हमको पता होना चाहिए। और इतना चर्चा होने के साथ साथ हम लोगों को यह भी देखना है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑन क्लाइमेट चेंज इसका पूरा नाम है। तो यह नाम हमको पता होना चाहिए। किसका नाम है? यूएनएफसीसीसी का नाम है। अब बात होती है कि यूएनएफसीसीसी का प्रपोजल कब लाया गया। देखिए, एक बात होती है कि हम कह देते हैं कि यह कार्य करेंगे, लेकिन उस पर वास्तविक कार्य कब प्रारंभ किया गया, दोनों के डेट में अंतर होता है। जैसे हमने कहा मरुस्थलीकरण पर कार्य का शिलान्यास या कहें उसकी नींव 1992 में रखी गई। वास्तविक प्रपोजल लाया गया 94 में। प्रपोजल कंप्लीट हुआ 96 में, अर्थात एक्टिवेट हुआ 96 में। पहला सम्मेलन हुआ 97 में और
उसी प्रकार हमने यह भी देखा था कि जो ग्रीन वॉल की संकल्पना है, जो 2019 की संकल्पना है एक्सपो सेंटर नोएडा में, लेकिन उस पर कब जाकर के काम किया गया? तो 2023 में, वो भी 21 मार्च को, जब विश्व वन दिवस मनाया गया, तब जाकर के यह एक्टिवेट किया गया। तो उसी प्रकार यहाँ पर है कि UNFCCC की जो संकल्पना है, इस संकल्पना का जो प्रस्ताव लाया गया था, क्या लाया गया था? प्रस्ताव यह लाया गया था 1994 में, और इसी साल लाया गया, इसी साल यह एक्टिवेट भी हो गया। अर्थात प्रस्ताव और क्रियान्वयन दोनों का डेट एक ही है, क्या है? 1994। अर्थात 1994 में यह एक्टिवेट हो गया। कौन? UNFCCC। अब UNFCCC जब एक्टिवेट हुआ तो इसका अब भी सम्मेलन होगा, और इसका जो सम्मेलन होगा उसका भी नाम क्या होता है? कोप, अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जिस प्रकार से आपने मरुस्थलीकरण पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज देखा था, उसी प्रकार यहाँ पर भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। अर्थात हम बात करें, इस पर भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है 1995 में। कब होती है? 95 में पहला सम्मेलन हुआ किसका? UNFCCC का। वैसे कोप शब्द ज़्यादा किससे संबंध रखता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका संबंध जलवायु परिवर्तन से ही है, लेकिन इसी के आधार पर अन्य जितने सम्मेलन अब होते हैं, सबके लिए कोप शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। जबकि वास्तव में कोप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो UNFCCC के लिए किया जाता था। आज भी सामान्य दृष्टिकोण से अगर आपसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पूछा जाए तो ज़्यादातर जवाब आपको किसके विषय में मिलेगा? UNFCCC के विषय में मिलेगा। अन्य अगर के बारे में अगर पूछना है तो साथ में लिखना पड़ेगा कि यह जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, यह किसकी है? तो UNCCD की है, या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किसकी है? CBD की है, या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किसकी है? आर्द्रभूमि की है। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन केवल अगर COP लिखा गया है तो इसका तात्पर्य है, इसका संबंध किससे है? UNFCCC से है। तो इस प्रकार से पहला सम्मेलन हुआ था 95 में। कब हुआ था? 95 में। अब बात करते हैं कि इसका दूसरा सम्मेलन होगा 96 में, और तीसरा सम्मेलन होगा 97 में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दूसरी, ये होगी 1996। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो तीसरी है, यह होगी 1997। यह हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है, यहाँ से प्रश्न के पूछे जाने की पूरी संभावना है। और यहाँ का एप्लीकेशन हम लोग आगे भी देखेंगे। जो पेरिस जलवायु समझौता 2016 का है, तो वहाँ पर भी हम देखेंगे कि इस 1997 के सम्मेलन की क्या प्रासंगिकता वहाँ पर है। तो इसलिए इस 97 के सम्मेलन को हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है। इसकी इतनी आवश्यकता क्यों आ पड़ी? हमने आपसे एक बात की चर्चा किए थे अतीत में। हमने कहा था कि एक निकाय है जिसका नाम है IPCC। यह एक पैनल है। इसकी पहली रिपोर्ट आई थी 1990 में, और इसी के आधार पर हमने कहा था कि 1992 में सम्मेलन हुआ था UNCED का। लेकिन इसी प्रकार से इसकी दूसरी रिपोर्ट जाती है, यह AR2, यह आती है 1995 में। 1995 में जब यह रिपोर्ट आई, तो इस रिपोर्ट के द्वारा सुझाए गए बिंदुओं पर वास्तविक कार्य जो किया गया है, वह इसी 97 में किया गया है। क्योंकि अपनी रिपोर्ट जब प्रस्तुत करता है कौन? IPCC, तो उसमें जो आंकड़े दिए जाते हैं या जो बिंदु सुझाए जाते हैं, उसको एक प्रस्ताव का रूप दिया जाए, फिर उसको किसी एक सम्मेलन में पेश किया जाए, तो वक्त लगता है। 95 में रिपोर्ट आई है, 96 में इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, पूरा प्रपोजल तैयार किया जाता है। 97 में इसी के रिपोर्ट को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पर? 97 में जब चल रहा था सम्मेलन, कहाँ पर? क्योटो शहर में। ये सम्मेलन कहाँ चल रहा था? क्योटो शहर में। और क्योटो शहर कहाँ पर है? यह जापान में है। और यहीं पर एक कह सकते हैं प्रावधान निकल कर आया, या एक कन्वेंशन निकल के आया, उसी का नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। क्या नाम है? क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल किस आधार पर नामकरण किया गया है? तो जापान के क्योटो शहर के नाम पर यह नामकरण किया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध कब से है? तो आपको ध्यान रखना है
क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो सबसे पहला तो यही ध्यान रखिएगा, यह UNFCCC का सम्मेलन है, अर्थात जलवायु परिवर्तन का है। कौन सा सम्मेलन है? तीसरा सम्मेलन है। पहला सम्मेलन 95, दूसरा 96, तीसरा 97 में। इस सम्मेलन को कौन दिशा दिया है? तो IPCC की दूसरी रिपोर्ट के आधार पर यह सम्मेलन का हम ड्राफ्ट तैयार किए हैं। तो वास्तव में इस क्योटो प्रोटोकॉल में क्या चर्चा की गई? क्यों क्योटो प्रोटोकॉल इतना प्रासंगिक आज भी बना हुआ है? ऐसी कौन सी बात यहां पर लेके आई गई है, उसी की चर्चा हम करते हैं। तो अर्थात अब हमारा जो चर्चा है ये है क्योटो प्रोटोकॉल। इसको कंप्लीट करने के पश्चात और फिर इसी प्रकार डेट से हम क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे और कहां तक पहुंचेंगे? 2023 तक। कब तक चर्चा होगी? 2023 तक। जैसे मरुस्थलीकरण की चर्चा हम लोग 97 से शुरू किए थे, 2022 तक पहुंचे, उसी प्रकार इस UNFCCC की चर्चा हम करते हुए कहां तक जाएंगे? 2023 तक जाएंगे। तो क्रमबद्ध तरीके से हम चलेंगे। इसमें हो सकता है आपको 2 से 3 क्लास लग जाए। किस पर? UNFCCC पर। लेकिन इसी की चर्चा करने के क्रम में हम पूरा पेरिस जलवायु समझौता की चर्चा करेंगे। इसी के दौरान हम भारत का जो क्लाइमेट चेंज पर एक एक्शन प्लान है उसकी भी चर्चा करेंगे। इसी के अंतर्गत हम लोग ये भी देखेंगे कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है यह किस प्रकार से फंक्शन करता है, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे इसी टॉपिक के अंतर्गत। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं अब क्योटो प्रोटोकॉल। किसकी चर्चा कर रहे हैं? क्योटो प्रोटोकॉल। यह जो क्योटो प्रोटोकॉल है यह कब का है? तो 1997 का है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है? COP यह 3 है। किसका COP है? तो यह है UNFCCC का है। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। अब यहां पर बताया क्या गया? यहां पर इसमें 2 कैटेगरी की गई। 2 कैटेगरी की गई, लेकिन साथ में पहले तो यह ध्यान रखिएगा यह कैसे कार्य करेगा। इसके लिए बनाया गया एक क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्या बनाया गया? कहा गया कि क्योटो प्रोटोकॉल काम कैसे करेगा? तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत कार्य करेगा। किसके तहत कार्य करेगा? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत कार्य करेगा। ये बात तो ठीक है। किसके तहत कार्य करेगा? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है क्या, यह भी हमको समझना होगा। तो यहां पर कहा गया क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म किस प्रकार से काम करेगा। इसके लिए यहां पर 2 कैटेगरी बनाई गई। एक कैटेगरी का नाम रखा गया NX1। क्या रखा गया? NX1। और दूसरी कैटेगरी का नाम रखा गया NX2। NX1 जो था यह विकसित राष्ट्रों का समूह है। किसका समूह है? इसमें विकसित राष्ट्र सम्मिलित किए गए हैं। इसमें कौन से राष्ट्र हैं? इसमें विकासशील राष्ट्र हैं। कैसे राष्ट्र हैं? विकासशील राष्ट्र हैं। इनके ऊपर जो यहां पर क्लीन डेवलपमेंट के मैकेनिज्म हैं, अर्थात जो प्रावधान हैं, इनके ऊपर बाध्यकारी होगा। क्या होगा? क्योटो प्रोटोकॉल के प्रावधान क्या होंगे? इनके ऊपर बाध्यकारी होंगे। ध्यान रखना है, यहां पर प्रावधान क्या है? बाध्यकारी हैं। स्पष्ट है? इनके ऊपर लागू किया जाएगा, इन्फोर्स किया जाएगा। इन लोगों को क्या है? इनको प्रावधान से छूट प्रदान है। स्पष्ट ध्यान रखिएगा, प्रावधान से 2012 तक। कब तक? 2012 तक छूट प्रदान है। कब तक छूट प्रदान है? 2012 तक। तो मोटी मोटा तो ये बात समझ में आ गई कि क्योटो प्रोटोकॉल में लागू करने के दौरान कहा गया कि हम क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म को लागू करेंगे, लेकिन इसके लिए इन्होंने 2 श्रेणी बनाया। एक में NX1 कंट्रीज को रखा, एक में NX2 कंट्री को रखा। NX1 के अंतर्गत विकसित राष्ट्रों को रखा और NX2 के अंतर्गत किसको रखा है? विकासशील राष्ट्रों को रखा है। तो ये बात कही गई और इनको कहा गया कि आपको 2012 तक इस प्रावधान के किसी भी नियम कानून को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? आइए अब यहां पर कोर बिंदु को समझते हैं जो हमारे लिए प्रासंगिक है। इसकी चर्चा अब हम यहीं पर रोकते हैं। अभी पहले हम समझ लेते हैं कि यहां पर बात क्या कही गई है। अगर वो बातें समझ में आ जाएगी तो फिर पूरा क्रक्स आपको समझ में आ जाएगा आज तक का, कि यहां पर क्या समस्याएं अभी भी विद्यमान है जिसका समाधान हम लोग नहीं कर पा रहे हैं।
तो चूंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं IPCC की रिपोर्ट के आधार पर ही सभी प्रावधान लाए जा रहे हैं, तो IPCC ने यह कहा था कि जो जलवायु परिवर्तन है, क्या है, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन का जो की एलिमेंट है, अर्थात जिसके परिणाम स्वरूप जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, यह कारण है ग्लोबल वार्मिंग। क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ये प्रमुख कारण है जिसके परिणाम स्वरूप जलवायु में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अब प्रश्न उठता है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी कारण था, इसमें है ग्रीन हाउस गैस का असंतुलन। क्या है, असंतुलन। अब ग्रीन हाउस गैस क्या है, इसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे एक अलग से टॉपिक में, ग्रीन हाउस गैस के नाम पर वो टॉपिक रहेगा, उसमें कंप्लीट चर्चा की जाएगी। लेकिन बस अभी यहां पर ये समझिएगा कि जलवायु परिवर्तन का जो प्रमुख कारण है, जलवायु परिवर्तन से क्या हुआ, एक्सट्रीम वेदर की समस्या। हमने कहा था 80 तक आते आते जलवायु में परिवर्तन एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया था, लेकिन उसके लिए कारण कौन था, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैस का असंतुलित होना। यहां पर प्रश्न उठता है कि ग्रीन हाउस गैस में की एलिमेंट किसका है, तो यहां पर की एलिमेंट है CO2। क्या है, CO2। तो CO2 का यहां पर जो कह सकते हैं अनुपात है, CO2 का क्या है, अनुपात, यह लगातार बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो CO2 का अगर अनुपात लगातार बढ़ रहा है तो इसका परिणाम यह हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैस असंतुलित होती है। ग्रीन हाउस गैस जब असंतुलित होती है तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होती है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होती है तो इसका तात्पर्य है कि हमको एक्सट्रीम वेदर की समस्या देखने को मिलती है, अर्थात चरम मौसमी परिघटनाएं देखने को मिलती हैं। और ये सब बातें कौन बताया है, IPCC ने अपने रिपोर्टों के माध्यम से बताया है। तो इसका तात्पर्य है यदि अपने उस समस्या का समाधान करना है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान करना है, जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करना है, तो सबका निचोड़ एक ही है कि हमको CO2 के उत्सर्जन को घटाना होगा। क्या करना होगा, CO2 के उत्सर्जन को घटाना होगा। ये बात तो स्पष्ट हो गई कि करना क्या होगा। IPCC अपने रिपोर्ट में यही बार बार कह रहा है कि सभी समस्याओं का जो जड़ है वो क्या है, CO2 का उत्सर्जन। तो यदि समस्या का समाधान करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, CO2 के उत्सर्जन में, क्या, CO2 के उत्सर्जन में क्या करनी पड़ेगी, कटौती करनी पड़ेगी। और CO2 के उत्सर्जन में कटौती का एक तात्पर्य है, CO2 के उत्सर्जन में कटौती का यह तात्पर्य है कि जो हमारे जीवाश्म ईंधन है, क्या, जीवाश्म, स्पष्ट ध्यान रखिएगा, जीवाश्म ईंधन में कटौती करना है। क्या करना है, में कटौती करना है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन से ही ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। और जीवाश्म ईंधन में आते कौन कौन से ईंधन है, तो इसमें हमारा कोयला है। क्या है, कोयला है। इसमें हमारा पेट्रोलियम है। क्या है, पेट्रोलियम है। इसमें हमारा गैस है। साथ में हम कह सकते हैं जो हमारे पास जलावन की लकड़ी है। क्या है, जलावन की लकड़ी। ये सब ऐसे सोर्स हैं जो लगातार एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम वैश्विक समस्या का समाधान करना चाहते हैं, जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करना चाहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो हमको ग्रीन हाउस गैस को क्या करना होगा, संतुलित करना होगा। और उसके संतुलन का यह तात्पर्य है कि हमको CO2 के उत्सर्जन में कटौती करनी होगी। और इसके उत्सर्जन में कटौती का तात्पर्य है कि जीवाश्म ईंधन में कटौती करना होगा, अर्थात कोयला, पेट्रोलियम, गैस और जलावन की लकड़ी के उत्सर्जन, जलावन की लकड़ी के इस्तेमाल में कमी करना होगा। और अगर इसमें आपने कमी किया, अगर इसमें कमी किया तो इसका तात्पर्य है जो हमारी ऊर्जा की आपूर्ति है, ऊर्जा की आपूर्ति यह घटेगी। स्वाभाविक सी बात है, 1995 की बात है, अर्थात ऊर्जा का प्रमुख सोर्स यही था। तो अगर हम कटौती करेंगे तो इसका तात्पर्य है ऊर्जा की आपूर्ति घटेगी। और अगर ऊर्जा की आपूर्ति घटेगी तो हमारा जो आर्थिक विकास है ये भी घट जाएगा। घटेगा ना,
स्वाभाविक तौर पर समझिएगा, अगर हम CO2 को घटाएंगे तो जीवाश्म ईंधन को घटाना पड़ेगा, जीवाश्म ईंधन को घटाएंगे तो इसका तात्पर्य ऊर्जा की आपूर्ति घटेगी, और अगर ऊर्जा की आपूर्ति घटेगी तो यह भी स्वाभाविक है कि हमारा आर्थिक विकास घटेगा। और कोई भी राष्ट्र पर्यावरण के नाम पर अपने देश का आर्थिक विकास घटाए, कहीं से भी मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। तो यहां पर जो हम बात कर रहे थे कि आपको दो राष्ट्र हैं, एक राष्ट्र है NX1, एक राष्ट्र है NX2। क्या है? NX1 और NX2। इसको फिर से हम दिखा देते हैं। यहां पर है NX1 और ये है NX2। NX2 में विकासशील हैं तो इनको छूट प्रदान कर दी गई। क्या? छूट प्रदान। क्यों? क्योंकि ये लोग जानते थे कि विकासशील राष्ट्र हैं जिनके यहां अभी विकास हुआ ही नहीं है, अर्थात जलवायु परिवर्तन के लिए इनका कोई बहुत विशेष भूमिका थी नहीं, क्योंकि इनके यहाँ आर्थिक विकास अभी हुआ ही नहीं कि ये लोग इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में कार्बन का उत्सर्जन करें। तो इसलिए ये बात स्वतः सब लोग जानते थे कि ये लोग नियम कानून को मानने वाले हैं नहीं, क्योंकि अभी इनका आर्थिक विकास हुआ ही नहीं है। चूंकि इनके कारण ही समस्या जन्म ली है, क्योंकि यही लोग विकसित राष्ट्र हैं। विकसित राष्ट्र का तात्पर्य है इन्होंने आर्थिक विकास बड़े बड़े पैमाने पर किया है, और यदि आर्थिक विकास बड़े पैमाने पर किया है तो इसका तात्पर्य इन्होंने जीवाश्म ईंधन का भरपूर प्रयोग किया है। तो इसका तात्पर्य है इन्हीं के ऊपर नियम कानून लागू किया जाए। तो इनके ऊपर जब नियम कानून लागू करने की बात आती है तो समस्या यही है, कोई भी राष्ट्र कहेगा हम पर्यावरण के नाम पर अपने देश का विकास नहीं रोकेंगे, क्योंकि यदि हम इस नियम को मानते हैं तो इसका तात्पर्य हमको CO2 को घटाना पड़ेगा। CO2 को घटाना है तो जीवाश्म ईंधन घटाना पड़ेगा, जीवाश्म ईंधन घटाना पड़ेगा तो इसका तात्पर्य हमारी ऊर्जा की सप्लाई घटेगी, ऊर्जा की सप्लाई घटेगी तो हमारा आर्थिक विकास घटेगा। तो इसका तात्पर्य है इनको भी शर्त मंजूर नहीं है, इनको भी नहीं मंजूर है। इनको तो छूट दे दिया गया, लेकिन इनको इसके प्रावधान को लागू किया जाएगा इनके ऊपर। तो कैसे लागू किया जाए? मूल समस्या समझ में आ गई कि अगर लागू होगा तो इनका आर्थिक विकास रुकेगा। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल में जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इस प्रकार की व्यवस्था बताता है कि इसका परिणाम ये होगा कि CO2 का उत्सर्जन भी घटेगा और साथ में हमारा आर्थिक विकास बढ़ेगा। क्या होगा? आर्थिक विकास बढ़ेगा, है ना। जबकि इससे पूर्व अभी हमने देखा है कि अगर CO2 घटेगा तो आर्थिक विकास घटेगा, लेकिन क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत लाया गया उसमें ऐसी व्यवस्था बता दी गई कि हमारा CO2 घटेगा और आर्थिक विकास बढ़ेगा। तो यदि ऐसी व्यवस्था आ जाए तो शायद इनको भी अब स्वीकार हो जाएगा। इनको स्वीकार हो ना हो, लेकिन इनको स्वीकार हो जाएगा, क्योंकि परिवेश में हमारा CO2 घट गया और हमारा आर्थिक विकास किसी प्रकार से बाधित नहीं हुआ। आर्थिक विकास अबाध रूप से आगे काम करेगा। तो इसी को अब समझना है कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत लाए गए हैं। इसी को हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है, लेकिन उसके लिए हम एक अलग क्लास लेंगे जिसमें हम पूरा कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में कितने प्रावधान बताए गए हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं कि जिससे CO2 का उत्सर्जन घट जाए और आर्थिक विकास हमारा बढ़ जाए। तो यही व्यवस्था अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।